तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रिस्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 243 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग की जर्नी उस डेमन माउंटेन पे शुरू हो गई थी और यहाँ पे उसे मारने के लिए एक लेडी ने सबको कॉन्ट्रैक्ट पे उसको लिया हुआ होता ताकि लू फेंग को मारा जा सके। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो लू फेंग को क्यों मारना चाहती है, आखिर क्या दुश्मनी थी लू फेंग के साथ। फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उसी डेमन नोट माउंटेन में आ चुका होता है, जहाँ पे अभी भी थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स लाइन में लगे हुए होते अपने आइडेंटिफिकेशन टैग के लिए, ताकि वो उसको लेके फिर बाद में डेमन नोट माउंटेन या फिर आइस माउंटेन में जा सके। और यहाँ पे उन सबके पास फिक्स लोकेशन थी और वहाँ पे टोटल 10,000 एंट्रेंस थे, मतलब 10,000 में आप किसी भी एंट्रेंस से अंदर जा सकते। और फिर तभी वहाँ पे एक पर्पल डिश सिर्फ वहाँ डेमन माउंटेन कैनियन पे आ जाता है और वहाँ का केबिन का डोर खोलता है और अंदर से 6 स्लिट हाउस बाहर निकलते हैं और ये 6,000 स्टार सेट्स के ऑफिशियल पोयू के द्वारा भेजे गए थे। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस सेट के लीडर एक अंडायन बैंक थे जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर थे, जो कि पूरे यूनिवर्स को पहले एक्सप्लोर कर चुके थे। और इसी के दरमियान वहाँ पे डोमेन लॉर्ड, सेक्टर लॉर्ड, यहाँ पे 1000 स्टार सेट्स में यूनिवर्सल शिप भी मौजूद थी। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि नॉर्मल यूनिवर्स शिप बहुत ही सस्ते होते हैं और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड के पास इतनी ज़्यादा स्पेस रिंग्स या स्टोर यूनिवर्सल शिप को करने के लिए नहीं होती है। लेकिन यहाँ बात करें सेक्टर लॉर्ड की तो वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपने शिप को स्टोर कर सकते हैं और हमें पता है कि किसी भी शिप का साइज बहुत बड़ा होता है और उसको स्टोर करने के लिए स्पेस भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही रिच बंदों के पास ही ऐसा होता है और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड के बंदे इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते कि वो अपने लिए स्पेस रिंग्स उतने बड़े खरीद सके। और यहाँ पे हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल होता है जो कि घंटों से खड़े होते हैं उसे 1000 ऑफ टैक्स को लेने के लिए। और यहाँ पे वो कहता है बयान नीचे देखो, जहाँ पे कई सारे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे एक बंदा कहता है कि हमें केयरलेस नहीं होना होगा, हमें यहाँ पे अपने टाइम को बचाना है ताकि हम अपने टैग को ले सके। हम लोग यहाँ पे इन सब का इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमने मिस किया तो हमें फिर से नेक्स्ट 10,000 बैचेस का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको लेकर अंदर जा सकेंगे। और फिर ये सब बोलने के बाद वो 6 के 6 बंदे नीचे पैलेस की तरफ निकल जाते हैं और उन सबको कुछ ही मिनट्स लगते हैं 10,000 स्टार सेट्स की ओर जाने के लिए। और वहाँ पे उसने ऑर्डर दिया, उसे भी लगे कुछ मिनट्स और यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद वो फिर से अपने शिप पे आ चुके थे। और ये छोटा ग्रुप ऑफ टीम जो कि 1000 ऑफ एवरेजनेस के अंदर आता था, वहाँ पे इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था और यहाँ पे उन सबको टैक्स मिल जाता है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 1 घंटे के बाद यहाँ पे सबको अपने अपने टैक्स मिल चुके होते हैं। और यहाँ पे उन 6 बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि चलो हमारे ग्रुप के ऑर्डर जो कि हमारे गॉड ऑर्डर्स था वहाँ पे हम सबको जाना होगा, हम सबको स्प्लिट होके अपने टारगेट को एक्वायर करना होगा और वहाँ मारना होगा जैसा कि हमें ऑर्डर दिया गया था। यहाँ पे सभी अपने अपने केव एंट्रेंस में चले जाते हैं और सब लोग अपने 6 डिफरेंट पार्टीज की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग लू फेंग को अलग अलग करके मारने वाले थे, क्योंकि वो लोग समझते थे कि लू फेंग बहुत ही कमजोर होने वाला है। और यहाँ पे कहीं कुछ ही डोमेन लॉर्ड्स, यहाँ तक कि बहुत कम ही सेक्टर लॉर्ड के बंदे मौजूद थे। यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सल लेवल के बंदे मौजूद थे, इसलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए पहले स्प्लिट हो रहे थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उससे उतना ही ज़्यादा डेमन नोट सुनाई देने जा रहा था। और यहाँ पे एक्सीडेंटली वो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ निकल जाता है, लेकिन अभी की मरतबा लू फेंग बिल्कुल ही केयरलेस नहीं था, इसलिए वो उस डेमन नोट से बहुत ही आसानी से बच जाता। अब फिर हमें दिखाया जाता बबाता की वो जो कि लू फेंग के कॉन्शियसनेस में उसको गाइड कर रही थी कि कहाँ पर क्या है, किस जगह खतरा और किस जगह पे कौन सा प्लेयर मौजूद है जो कि तुम्हें मार सकता। और यहाँ पे वो बोलते लू फेंग यहाँ से 18.2 किलोमीटर आगे तुम्हारे रास्ते में एक डोमेन लॉर्ड लेवल 3 का फाइटर मौजूद है। तो ये सुनकर लू फेंग बोलता है कि क्या मेरे रास्ते में? अब यहाँ पे देखा जाए डेमन नोट माउंटेन में तो यहाँ पे
3 ग्रेट बॉडीज या फिर क्लाउड कॉर्निंग 1 यहाँ पे लू फेंग के पास मौजूद थी और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लू फेंग के पास बबाता थी और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कैनिंग डिवाइस को रखती थी जो कि आराम से 20 किलोमीटर के स्मॉल से एरिया को आराम से फुल लीटर से स्कैन कर सकती है और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी इतने दूर के रेंज तक डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये स्कैनिंग डिवाइस एक एक्सपेंसिव डिवाइस है जो कि हुआन बुक के द्वारा यूनो प्लैनेट पे खरीदा गया था और यहाँ पे लू फेंग के पास ये अभी अब लू फेंग भी चाहे तो इसको अभी के दरमियान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि है ही इतना महंगा। इसी कारण ये सिर्फ 20 किलोमीटर कोई कर पाता और फिर लू फेंग उसके पास जाने लगता जहाँ पे पहले 12.8 किलोमीटर 9.9 किलोमीटर ऐसे ही करके लू फेंग को वो बबाता इन्फॉर्म करते रहती है। फिर लू फेंग इतना पास पहुंच जाता है कि लू फेंग उसे अपनी आंखों से देख पा रहा होता है। हमें यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी 10 किलोमीटर के दायरे में आ चुका होता है और देखता है कि वो एक घोस्टली ड्वार्फ ब्लैक फाइटर लग रहा था जिसके ब्लैक हेयर्स थे उसके चेहरे पे उसकी कोल्ड आइज से लू फेंग उसको स्पॉट करने लगता है और हमें दिखाया जाता है उस ड्वार्फ बंदे को जो कि लू फेंग को भी देख लेता और कहता है हंसने लगता और कहता है यूनिवर्सल लेवल 9 तुम तो मेरे हाथों से मरने वाले हो। वो अपने लू फेंग की तरफ अपने डार्क रेड एक्स को लेके बढ़ जाता है जिसपे कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स बनी हुई होती है। वो आके लू फेंग से टकराता है और लू फेंग से उसकी ब्लेड से एक दूसरे से टकरार होती है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग की क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन भी एक डोमेन लेवल 9 की वाइन के स्ट्रेंथ को रखती है जहाँ पर वो ऑलरेडी किसी भी ह्यूमन डोमेन लेवल 9 से ज्यादा पावरफुल थी और वो उस पर अटैक कर देती है। उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उसको चींटी की तरह मसल दिया होता है और यहाँ पे उसके एक्स को भी तोड़ते हुए उसको बैकवर्ड नॉक कर देता है। यहाँ पे उसको सर को चीरते हुए उसको मार डाटा उसके सर से खून निकलने लगता है। यहाँ पे वो कंप्लीटली मारा जाता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और फिर इसके बाद लू फेंग उसके स्टोरेज आइटम को देखता है जहाँ पे लू फेंग को 2 ब्लैक टैग्स मिलते हैं जहाँ पे अभी लू फेंग के ऑलरेडी 19 टैग हो चुके होते हैं सबको मारने के बाद। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आए और तुमने मुझ पे पहले अटैक किया इसलिए आखिर मैं क्यों ना तुमको मारूं। तो यहाँ पे लू फेंग सिर्फ उसी को मार रहा था जो कि उसके रास्ते में आके उस पर अटैक कर रहा था ना कि उसको जो कि उस पर परेशान नहीं कर रहा था। और अब फिर लू फेंग उन ब्लैक टैग्स को अपने स्टोरेज में रखता। यहाँ पे लू फेंग आगे की तरफ बढ़ जाता है। हमें बताया जाता है कि 10,000 ब्लैक टैग्स पे एक एडिशन रिवॉर्ड है लेकिन अभी के दरमियान देखा जाए तो जितनी ज्यादा हायर रिवॉर्ड्स होगी उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे लंबे समय तक लू फेंग को 3 साल तक सर्वाइव करना है। यहाँ पे फर्स्ट मिशन था 3 मंथ्स तक सर्वाइव करना, सेकंड मिशन था 3 इयर्स तक सर्वाइव करने के लिए जहाँ पे लू फेंग को अकेले इन दोनों को मिशन कंप्लीट करने पे 4 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे जो कि अभी के दरमियान बहुत ज्यादा होने वाले थे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10,000 टैक्स को कलेक्ट करने पे जो रिवॉर्ड्स मिलना वाला है वो इस 4 लाख पॉइंट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, इससे भी बेटर होने वाले हैं। और यहाँ पे लू फेंग क्या था तो मैं यहाँ पे इसकी इमेजिन कर सकता हूँ डिफिकल्टी लेवल की क्योंकि यहाँ पे 10,000 को मारकर उनके बैचेस को चुराना यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी हैं जो कि उन सबको मार के वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी की मर्तबा देखा जाए तो मेरे स्ट्रेंथ के मुताबिक ये इम्पॉसिबल लगता। फिर लू फेंग आगे की तरफ बढ़ जाता और हमें दिखाया जाता उस ड्वार्फ की बॉडी को जो कि मारा जा चुका था और पूरे बर्फ में कवर हो चुका था क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज ठंड चढ़ रही थी। यहाँ पे लू फेंग क्या था कि मेरा मिशन 3 साल तक सर्वाइव करना है और यहाँ पे मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन जबकि वो मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। और फिर लू फेंग ऐसे ही करके उस बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर डेमन नोट माउंटेन के वास्ट एरिया को दिखाया जाता जहाँ पर हाफ एरिया इंटायर माउंटेन से घिरा हुआ होता है और वहाँ का बेस ऑफ डेमन माउंटेन वो ऑलरेडी 3.100 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका होता है। उसकी हाइट भी अकेले 1.800 मिलियन किलोमीटर में फैली हुई थी जहाँ पे काउंटलेस केव्स मौजूद थे और साउथ ऑफ रास्ता बना हुआ था। और लू फेंग बड़े ही ध्यान से 1 लाख किलोमीटर पर डे के हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग के इस हिसाब से अगर 3 साल भी रह जाए तो लू फेंग यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ डेमन नोट माउंटेन को ही कवर कर पाएगा। यहाँ का एरिया इतना ज्यादा बड़ा है। और अब फिर लू फेंग
ऐसे कॉशियस और केयरफुल होके एक दिन बिताता है, 2 दिन बिताता है, 3 दिन बिताता है और पलक झपकते ही 9 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग ने 9 दिनों में बबाता के स्कैनिंग डिवाइस पे निर्भर रहा था। यहाँ पे लू फेंग ने 1 सेक्टर लॉर्ड के बंदे से मुकाबला हुआ था। यहाँ पे जैसे उसे पता चला कि सामने सेक्टर लॉर्ड का बंदा है तो वो वहां से निकल गया। यहाँ पे वो बहुत टाइम किसी भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे के बहुत नजदीक आ रहा था। यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि डोमेन लेवल और यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के बंदे भी थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने किसी पे भी विश्वास नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको मार सकता है उसके टैग के लिए। और यहाँ पे लू फेंग ने सिर्फ उसी को मारा जो कि उस पर अटैक करे। तो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो कि 9 दिनों में ऑलरेडी 112 ब्लैक टैग्स को कलेक्ट कर लिया होता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है मेरा लक इतना भी बुरा नहीं है, मैंने 9 डेज में यहाँ पे कोई भी टेरिफाइंग बेस्ट ऑफ डेमन माउंटेन से नहीं मिला हूँ। और यहाँ पे हमें बबाता को दिखाया जाता जो बबाता से वो कहती है कि यहाँ पे बबाता तुम अपने स्कैनिंग डिवाइसेस को ऑल टाइम यहाँ मेंटेन कर रही हो। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि लू फेंग ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नोट्स यहाँ पे लू फेंग ने 2 दिनों से डेमन नोट्स को इनकाउंटर किया था जो कि एक डेंजरस रीजन में आया करता था। और यहाँ पे जैसे जैसे लू फेंग बढ़ रहा था डेमन नोट्स वैसे ही ऑब्वियसली वो भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो क्या था बबाता इंफॉर्मेशन जो मिली है जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने मुझे दिया है, यहाँ पे अभी कोई भी डेंजरस रीजन नहीं है डेमन माउंटेन में, इसलिए अभी के मर्तबा तुम अपने स्कैनिंग को बंद करो। यहाँ पे अगर कोई डेंजर आएगा तो मैं उसका सामना खुद कर लूंगा, मुझे भी तो अपने डिफिकल्टी लेवल को फेस करना होगा, तभी तो मैं लेवल अप होके ऐसे कर सकता हूँ। फिर वो बबाता को मना करता है कि मुझे कंप्लीटली स्कैनिंग डिवाइस पर रिलाई नहीं करना होगा और यहाँ पे लू फेंग ने उसको रोक दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग को वो बोलती है कि लू फेंग 3.6 किलोमीटर तुम्हारे लेफ्ट में 3 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है, उसको देखते ही लू फेंग वहां से निकल जाता है और यहाँ पे वो आराम की सांस लेता है। और अब फिर बबाता उससे कहती है कि यहाँ पर एक और उसके पास में है। तो लू फेंग उससे बोलता है कि क्या दूसरे रास्ते में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुमने इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों किया, वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं कर सकते हैं। तो बबाता कहती है कि मैं भी ये जानती हूँ कि वो खतरा नहीं करने वाले, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो कन्वर्जेशन वो कर रहे जो बातें कर रहे वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये सुनकर लू फेंग सोचने लगता है। यहाँ पे फिर वो अपने हाथ को फ्लिप करके एक स्क्रीन को अपीयर करता है जहाँ पे लू फेंग कहता है ब्रॉडकास्ट करो उसके फुटेज को सीन को। यहाँ पे सेंडिंग कंप्लीट हो जाती है और डी करके वहाँ पे स्क्रीन पे पान पे एक स्टोन फ्रोजन स्टोन केव दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी एक ओल्ड मैन, एक मिडिल एज मैन, एक यूथ को देख पा रहा था, जहाँ पे तीनों इंटरेस्टली एक ठीक बुक्स को देख रहे होते। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये फोनिक सेक्ट मैनुअल है जो कि डेड पर्सन अपर लेवल फोनिक सेक्ट से आया हुआ है। यहाँ पे हमें उन बंदों की बातों को दिखाया जाता जहाँ पे वो कहता है कि टीचर यहाँ पे किसी ने इस पर्सन को मारा और यहाँ पे उसने मैनुअल ट्रेलर को भी नहीं लिया है। तो ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि तुम गलत हो, यहाँ पे किसी ह्यूमन ने इसको नहीं मारा बल्कि किसी बीस्ट ने इसको मारा है, जरा इसके पंजे को देखो, यहाँ पे जो चेहरे पे निशान है वो किसी बीस्ट के लग रहे हैं जो कि इसको बहुत भयंकर बीस्ट ने मारा होगा। फिर यहाँ में उस यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है टीचर क्या हम इस फोनिक सेक्ट मैनुअल को एक्वायर नहीं कर सकते, क्या हम इससे अनदर इनहेरिटेंस को कंसीडर नहीं कर सकते। तो ओल्ड मैन कहता है कि इसे मैनुअल को इनहेरिटेंस से कंपेयर मत करो, ये फोनिक सेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। यहाँ पे अगर देखा जाए फॉरबिडन लैंड जो कि डेमन माउंटेन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में आता है तो यहाँ पे कई वैल्यूबल बैंक्स यहाँ पे आया करते हैं और मैंने सुना है कि यहाँ पे ओकेजनली उन्होंने कई सारे अनडाइंग्स बैंक को यहाँ पे इनहेरिटेंस को लेने के लिए भेजा होता है इस फॉरबिडन लैंड पे। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे भी शौक हो जाते कि क्या अनडाइंग बैंक आते हैं ताकि इन इनहेरिटेंस को ले सके। तो ये सुनकर लू फेंग भी शौक हो जाता है। यहाँ पे हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे तुम नहीं जानते लेकिन ये 9 स्टार ओशियन सीक्रेट है यहाँ का फॉरबिडन लैंड। आखिर ये फॉरबिडन लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट गोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे कई समय से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एक्सट्रीमली एंशिएंट है। यहाँ पे देखा जाए तो अर्लीस्ट हिस्ट्री में 9 स्टार ओशियन में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जबकि मर्तबा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इस डेमन माउंटेन पे कंट्रोल लिया था तो फिर बाद में इसे फॉरबिडन लैंड के नाम से कर दिया गया था। यहाँ पे ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का डिजाइन ही होता
और अब फिर हमें उन दो डिस्पर्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि विश्वास नहीं हो रहा था और कहते हैं कि आखिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये नामुमकिन है। हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एक लेवियाथन है इस यूनिवर्स में और ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे अपने रेगुलरली अरेंज करते अपने पावरफुल बैंक के और यहाँ पे अनडाइंग बैंक में यहाँ पे आया जाया करते हैं ताकि वो इनहेरिटेंस को ले सके। और ये फैक्ट है कि यहाँ पे हमारे 9 स्टार ओशियन का मोस्ट एंशिएंट इनहेरिटेंस जिसने भी इसे एक्वायर किया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो हेवन के नज़दीक आ जाएगा। और अब फिर लू फेंग भी उन सब के कॉन्वर्जेशन को सुन रहा होता है और लू फेंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इनहेरिटेंस, डेमन माउंटेन, फॉरबिडन लैंड, आखिर ये है क्या। यहाँ पे लू फेंग मन में सोचने लगता है कि डेमन माउंटेन के पास एक्चुअली ट्रेस है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स को चाहिए, मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्स भी इसको पाना चाहता है। और फिर लू फेंग इसके बारे में सोचने लगता है कि जो हिस्ट्री है डेमन माउंटेन की वो बहुत ही एंशिएंट है, मतलब पुरानी है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये बहुत पहले मतलब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से भी पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसके मतलब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में। यहाँ पे नेचुरली माउंटेन फॉर्म हुई जहाँ पे कई सारे ट्रेस मौजूद है, कई तो ऑर्डिनरी है, कोई तो इतने ज़्यादा कि अनडाइंग बैंक को भी आराम से लालच में ला सकती है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो फ्राउन करते हुए कहता है कि आखिर वो ट्रेस है क्या, और वो कहता है कि देखा जाए तो एबोरिजिनल जो कि 9 स्टार ओशियन में डेमन माउंटेन को कहा जाता है, तो यहाँ पे कई सारे इनहेरिटेंस हो सकते। और वो कहता है कि बबाता ने जो मुझे स्कैन को दिखाया वहाँ पे ओल्ड मैन एक अनडाइंग बैंक की बात कर रहा, तो न जाने यहाँ पर कितना ज़्यादा वो पावरफुल इनहेरिटेंस होगा। और लू फेंग कहता है कि अनडाइंग यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आखिर वो इस जगह पे आ क्यों रहा है, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो कि अनडाइंग बैंक तक को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कोई नॉर्मल ट्रेस तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन कहा कि वर्चुअल यूनिवर्स की कंपनी यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हाई लेवल बैंक्स या फिर अनडाइंग बैंक को यहाँ पे भेज करते हैं ताकि वो यहाँ के मिक्सअप होके हाई लेवल बैंक्स के साथ मिक्सअप हो सके हैं। और वो कहता है कि क्या उन्हें नहीं पता है कि हम लोग अभी ट्रेनिंग में हैं और हम लोग ट्रेनिंग मिशन कर रहे हैं, तो क्या उन सब पावरफुल बंदे को यहाँ भेजना अलाउड है। और यहाँ पे लू फेंग भी स्टन हो जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे पावरफुल पीपल आ सकते हैं तो लू फेंग के लिए खतरा हो सकता है। और अब फिर लू फेंग की आंखें खुली की खुली रह जाती और अभी की मर्तबा उसकी नजरों में साफ साफ डर महसूस हो रहा था। और यहाँ पे वो कहता है ट्रेनिंग मिशन, और वहाँ पे लू फेंग के माइंड में सडनली फ्लैश होता है और यहाँ पे कहता है गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। यहाँ पे लू फेंग को कई सारे मिस्ट्रीज के बारे में समझ में आता। यहाँ पे लू फेंग इन सारी चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ समझता है कि यहाँ पे इस ट्रेनिंग मिशन में यहाँ पे जो चल रहा है असल में वो चीज़ नहीं चल रहा, मतलब यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता, यहाँ पे कई सारी चीज़ें जिसको सीक्रेट रखा जाता है जो कि यहाँ पे आके हम सबको भेजा जाता है और उसे एक्सप्लोर किया जाता। और यहाँ पे वो कहता है ट्रेनिंग मिशन अगर ये सिर्फ प्योरली रिस्क पे होता, मतलब यहाँ पे रिस्क होना पड़ता, तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी क्रिएट कर सकती है रिस्क एनवायरनमेंट ताकि उसमें जीनियसेस को भेज सके और वहाँ पे जीनियसेस मरे भी ना, वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी में ही वो सारे जीनियसेस उन सारे रिस्क को फेस कर सके। लेकिन यहाँ कहता है कि आखिर उन सबको ऐसी जगह पे भेजने का क्या मकसद हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सके। और यहाँ पे लू फेंग की आंखें चमक उठती और कहता है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेन करने जाते लेकिन एक साइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि हम खुद को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, बहुत बड़े ह्यूज एडवांटेज से। और यहाँ पे वो कहता है कि मैंने ब्लड रिवर वर्ल्ड मिशन को किया था, जो कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्स के प्लान को देखा था कि ये सिर्फ न्यूट्रियर करने के लिए किया होता, लेकिन देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्स में जो ब्लड रिवर क्रिस्टल के बारे में मिशन दिया था, वहाँ पे मिशन के अलावा भी कई चीज था। वहाँ पे हमें क्यों भेजा गया, ताकि हमें चांस मिल सके एब्जॉर्ब करने को उस क्रिस्टल के लिए, ताकि हम अपने कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रेंथ को भी और भी ज्यादा बढ़ा सके। और यहाँ पे लू फेंग कहता है हाँ इसी के जैसा। और यहाँ पे लू फेंग कहता है ये ट्रेनिंग मिशन इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है, यहाँ पे हमें मिराकुलस इनकाउंटर्स मिल सकते हैं जीनियस के लिए, जो कि जीनियसेस का इंतजार करती हैं कि कब जीनियस आएंगे और कब इनको वो सारी पावरफुल मिले जाएंगे। और यहाँ पे लू फेंग को वो सारी मेमोरीज फ्लैश होती है जो कि उसने डेंजरस लेवल मिशन को किया होता है। और यहाँ पे लू फेंग बोलता है कि फर्स्ट ब्लड रिवर मिशन
मिशन के दौरान वहां पे उसके साथ मिराकुलस इनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे लू फेंग ने कई सारे पावर को पाया था। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि वर्चुअल कंपनी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ताकि वहां पे जीनियसेस जाए और वहां के पावर को कंज्यूम करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। और यहाँ में बताया जाता है सेकंड ड्रैगन, जो कि लू फेंग का सेकंड मिशन होता है, जहाँ पे सेकंड ड्रैगन टावर प्लैनेट मिशन होता है। वहां पे लू फेंग को जाना था और एक ड्रैगन को हंट करना था। यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि वहां पे लू फेंग देखता है कि जितने भी ड्रैगन्स के नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा था, और जितने भी ड्रैगन्स थे वो एक्सट्रीमली पावरफुल थे। और देखा जाए एक एंशिएंट प्लैनेट जो कि इतने सारे पावरफुल ड्रैगन को, इतने सारे टाइप को एक साथ प्रोड्यूस कर सकता है, तो न जाने वो प्लैनेट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और देखा जाए तो सैक्रेड प्लैनेट जो कि एक मैजेस्टिक टावर है जिसका नाम ही ड्रैगन टावर है, वहां पे कई सारे पावरफुल ड्रैगन्स उस टावर को सराउंड किए हुए थे। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने सिर्फ मिशन को कंप्लीट किया, वापस आ चुका। और यहाँ पे लू फेंग जब मिशन को कंप्लीट कर रहा था तो उसे एक जगह दिखा था जो कि टावर था, और वहां पे कई सारे पावरफुल ड्रैगन्स उसको रिवॉल्व करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। हो सकता है उसमें कुछ मिस्ट्रीज मौजूद होगी, उसमें पावर मौजूद होगी। और लू फेंग क्या था, थर्ड मिशन के दौरान जो कि मैं स्पेस वॉइड मिशन था, वहां पे एक एंडलेस क्लिफ मौजूद था जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा था, जहाँ पे पेक्यूलियर थिक चेन्स भी मौजूद थी जो कि बहुत ज्यादा पेक्यूलियर लग रही थी। और लू फेंग एक्सट्रीमली कॉशियस होकर फ्यू थाउजेंड किलोमीटर डेप्थ में जा चुका था, जहाँ पे लू फेंग ने सिंपली किया तो अपने रिक्वायर्ड मिशन को कंप्लीट किया और फिर से वापस आ गया। लू फेंग ने अपने 5 डेंजरस लेवल मिशन को ऐसे ही कंप्लीट किया। बात किया जाए 6 मिशन की, तो इम्पॉसिबल लेवल मिशन है, और यहाँ पे मिशन सिंपली यहाँ पे कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जहाँ पे 2 होते हैं, जहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या 2 रिक्वायरमेंट्स है कि 3 महीने 3 साल के। फिर लू फेंग कहता है कि ये प्लेस इतने भी सिंपल नहीं होने वाले हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए नहीं होंगे, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इन सब से कुछ लेना देना जरूर होगा। यहाँ पे वो आराम से किसी भी डेंजरस इन्वायरमेंट को ट्रेन कर सकते हैं, जबकि वो मर्तबा यहाँ पे क्रेजी सीक्रेट ट्रेन्स पे उन सबको भेजना पसंद करते हैं। और वो कहता है कि जैसे ब्लड रिवर क्रिस्टल को ही देख लो, वो यहाँ पे बैन है, मतलब यहाँ कोई भी उसको खरीद बेच नहीं सकता। वो कहता है मैं श्योर हूँ कि उसमें कई सारे सीक्रेट्स छुपे होंगे जो कि आगे चल के मुझे पता चलने वाले हैं। और वो कहता है कि आखिर वर्चुअल कंपनी का एम क्या ट्रेन करना, ऑफ कोर्स न्यूट्रल करना। लेकिन यहाँ देखा जाए तो वो यहाँ पे अपने मिशंस को कंप्लीट करवाते हैं ताकि यहाँ के ट्रू हिडन रिवॉर्ड्स को करेक्ट किया जा सके। और यहाँ पे लू फेंग फिर से सोचता और कहता है कि यहाँ पे उन्होंने हमें भेजा ब्लड रिवर वॉरियर्स में ताकि हम ब्लड वॉरियर्स बन सके, यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर्स भी बन सके। हमें उस ड्रैगन टावर पे भेजा, स्पेस वॉर पे भेजा, जरूर उनका कोई ना कोई मोटिव होगा। और यहाँ पे लू फेंग में मन में कई सारे सवाल आते हैं। जितना लू फेंग सोचता है उतने ही सवाल लू फेंग के मन में आने लगते कि आखिर उन सबका मकसद क्या हो सकता है। और लू फेंग समझ जाता है कि यहाँ पे उनके नेचर ट्रेनिंग के अलावा कई सारी चीजें होंगी, यहाँ पे एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी होती है। और यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही करके बहुत सारी बातें सोचता है, जो कि यहाँ पे मैं बाकी सारे स्किप करता हूँ। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि टियानसी पैलेस जो कि ब्लड रिवर वर्ल्ड में मौजूद था, वहाँ पे एक हाईली एब्सोल्यूट बीइंग भी मौजूद था, जहाँ पे स्पेस वर्ल्ड वहाँ पे एक साथ कई सारे अनडाइंग बीइंग खुद को ट्रेन कर रहे थे। वहाँ का डेमन माउंटेन वहाँ पे कई सारे सेक्टर और अनडाइंग बीइंग भी स्टेशन कर रहे थे। और देखा जाए मेजेस्टिक प्लेस वहाँ पे न जाने कितने सारे अनडाइंग बीइंग मौजूद थे। लू फेंग कहता कि अगर वो सीक्रेट न होता तो आखिर एक ही जगह पे उतने सारे अनडाइंग बीइंग क्यों होते, क्या हो सकता वहाँ का राज। और यहाँ पे लू फेंग कहता है ऐसे कई सारे मिस्ट्रीज है जो कि वहाँ मौजूद है। जैसा कि अभी के दरमियान लू फेंग ने देखा कि उस ओल्ड मैन को एक इनहेरिटेंस मिला जो कि अनडाइंग बीइंग को भी आराम से लालच बना सकती है। और यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है। तो चलो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लू फेंग यहाँ पे सोच क्या है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का यहाँ पे मेन मकसद है ट्रेन करना और न्यूट्रल करना, लेकिन यहाँ पे कई सारे सीक्रेट भी है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपने सारे जीनियसेस को भेज के वहाँ के सीक्रेट के बारे में पता लगाती है। वहाँ पे उन सीक्रेट से वो सारे जीनियसेस और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसी कारण तो यहाँ पे वो कई सारे रेगुलरिटी पे अनडाइंग बीइंग को भी भेजा करते हैं, जो कि यहाँ पे जो चीज यूनिवर्सल लेवल 9 के जीनियसेस न कर पाए अनडाइंग बीइंग कर सकते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का सफर कैसे होने वाला है और लू फेंग आगे चल के उन सारे डेमन लॉर्ड्स और सेक्टर लॉर्ड के बंदे से कैसे काउंटर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।